50 में। कोरोना से कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। उन बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें उन बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए मुफ्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की है। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसमें भी राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर फंड से देगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से ही दिया जाएगा। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की हैं जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया। ऐसे परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह शो का 77वां एपिसोड होगा। सुबह 11 बजे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई है। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसके बाएं आंख में चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। हवाई सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी क्योंकि घरेलू हवाई यात्रा ही महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए में न्यूनतम सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। प्लेन के टिकटों के दामों में यह वृद्धि 1 जून से लागू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 40 मिनट तक की अवधि की उड़ान के लिए किराए की न्यूनतम सीमा को 2300 से बढ़ाकर 2600 कर दिया और इसमें 13% की वृद्धि की गई है। इसी तरह 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान की अवधि के लिए किराए की न्यूनतम सीमा 2900 की जगह अब 3300 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी सफलता मिली है। नागपुर के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया या इससे 3 घंटे में ही आरटीपीसीआर जितने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे सलाइन कल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया। नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच की जाएगी। सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को अप्रूवल दे दिया। NEERI ने कहा कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स की मदद करेंगे। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और मरीज के लिए आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों के लिए भी यह काफी फायदेमंद साबित होगी। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 134 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोरोना वैक्सीन की लगाए गए डोज की संख्या 21 करोड़ के पार हो गई है। इस दौरान 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं 14.15 लाख लोगों को पहला डोज और 9075 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत के बाद से देश भर में 1.82 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया है। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 6 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 35,47,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 25 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,000 नए मामले सामने आए जिसमें कुल आंकड़ा 2 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,463 नई मौतों से अब तक 3,25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर गया। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 20,295 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,13,000 को पार कर गया। राज्य में 832 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वह एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया। राज्यों में 31,964 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 2,290 और मुंबई में 1,038 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 1,640 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,959 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,995 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,38,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 504 और भोपाल में 324 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2437 नए केस मिले हैं। वहीं 64 मरीजों की मौत से अब तक 12,979 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,941 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,11,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,914 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 61 और दुर्ग में 58 नए केस मिले हैं। ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब होती जा रही है। पिछले 20 दिनों में इसके मरीजों की संख्या 162 पहुंच गई, जिसमें रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में 126 मरीज, रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 24 मरीज एडमिट हैं। इसके अलावा 16 मरीजों का निजी और अन्य संस्थानों में इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस से प्रदेश में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत का जो आंकड़ा है वो 10% हो गया। राहत की बात यह है कि अब तक 57 ऐसे मरीज हैं जिनका सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक दवाओं को लेकर स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत 199 अनाश्रित बच्चों को पेंशन राशि का वितरण करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोरोना को नियंत्रण करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम ने लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहें। कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने के बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सिंधिया संकट के इस दौर में सक्रिय हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 लाख गांव में कोरोना के आपदा काल में हर संभव मदद के लिए घर घर पहुंचेगी। साथ ही 50,000 ब्लड यूनिट दान करने का संकल्प लिया गया। इस अभियान में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की सहभागिता होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले के प्रसिद्ध करह धाम आश्रम भी जाएंगे। फिर कांग्रेस विधायक राकेश मवाई के चचेरे भाई की कोरोना से हुए निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद शहर के 2 अन्य नेताओं के घर भी पहुंचेंगे। भोपाल में कोरोना संक्रमण दर को 0 पर लाने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। इसके तहत शहर के सभी वार्डों को 5 रंगों में बांटा गया। साथ ही इन वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर अलग अलग प्लान तैयार किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन वार्डों में माइक्रो प्लानिंग की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर इसके परिणाम बेहतर मिले तो आने वाले वक्त में ये प्लानिंग पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए भी नया प्रयोग शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश अनलॉक होते ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है, ताकि नगरीय निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जमीन मजबूत हो सके। फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि कोविड की वजह से हुई मौतें और पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए पार्टी नगर सत्ता में वापसी कर सकेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया विधानसभा के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को दतिया पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि अब कोरोना महामारी के संकट से उबर रहा है। अब रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं टीके की बर्बादी में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इसे लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को इग्नोर किया है। कोरोना पर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस में ट्वीट वार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्र ने सचेत किया था, फिर भी भूपेश सरकार कान और आंख बंद थे। वहीं मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहली लहर में एमपी में सरकार गिरा रहे थे और दूसरी लहर में दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे थे। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने पीसी कर केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का वोटर मोदी सरकार से हिसाब मांगे। विकास उपाध्याय ने बताया कि 10 लाख पोस्टर प्रदेश के सभी जिलों में भेजे जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में जाकर घर घर पोस्टर चस्पकर उन्हें देश के वोटरों का असली टूलकिट यही पोस्टर है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धान नीलामी की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम और मंत्री उमेश पटेल समेत संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल रहे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वर्तमान में धान नीलामी की प्रक्रिया समिति केंद्रों में हो रही है। अब इसमें परिवर्तन करते हुए नीलामी संग्रहण केंद्रों में होगी। समिति केंद्रों में अभी 1,57,000 मीट्रिक टन धान है, जिसे ट्रांसपोर्ट कर संग्रहण केंद्रों तक भेजा जाएगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामियों और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। पखांजूर में तेंदुपत्ता नगद भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक अनूप नाग ने संग्राहकों को नगद भुगतान किया, साथ ही वन प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। रायसेन में रेत खदानों का ठेका निरस्त होने के बाद अवैध उत्खनन जोरों पर है। केतोगान और अलीगंज रेत खदान से अवैध रेत खनन जारी है। एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरेली थाना लाकर खड़ा किया गया, जहां खनिज विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। सरायपाली के शासकीय मंदिर स्कूल के कुछ भाग पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर विधायक किस्मत नंद ने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा खाली कराने की मांग की। विधायक का आरोप है कि स्कूल के कुछ भाग को बीजेपी के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर ताला जड़ दिया है। डबरा में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर अग्रसेन चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान विधायक ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और केंद्र सरकार को भी घेरा। सिंगरौली जिले में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालक हड़ताल पर चले गए। मेडिकल स्टोर संचालकों ने कहा कि प्रशासन ने अचानक फरमान निकालकर शहर के आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर को सील कर दिया, जो नियम के विरुद्ध है। मुरैना के जौरा तहसील में एक मेडिकल संचालक के मास्क नहीं पहनने पर एसडीएम ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वहीं मेडिकल स्टोर को सील करने लगे, जिसे लेकर मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से भी एसडीएम ने अभद्रता की और एसडीएम की गाड़ी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। गुना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध रेत जब्त की गई है। 4 गांव के 22 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने छापामार कार्रवाई की। कोरोना काल में भी लंबे समय से खनिज विभाग को शिकायतें मिल रही थी। दतिया वन विभाग की टीम ने डंडा गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर कार्रवाई की। गांव में लंबे समय से अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वन विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मिल से आरा मशीन, इंजन और अन्य सामान जब्त किया है। हड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस मास्टरमाइंड निर्मला को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ने निर्मला को गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या हुई थी। भोपाल में सीरियल किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उर्मिला नाम की महिला ने 5 साल पहले प्रेमी देवर मोहन के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पति को घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और फिर महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी। अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि आज जल, थल, नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों ने भी लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। काफी प्लांट पूर्वी हिस्सों में है, जहां से इसे पहुंचाने में दिक्कत आती है। इसमें हमारे टैंकर और ट्रेन ड्राइवर्स ने भी आगे आकर देश के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। कोरोना से कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। उन बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उन बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक का हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एकमुश्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी घोषणा की है। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसमें भी राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से देगी।
साथ ही बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की हैं जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया। ऐसे परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नाकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो गए। देश भुगत रहा क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी 11.3% हो गई। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 और सरसों का तेल 200 रुपए पार कर चुका है। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका की जेल से पहली तस्वीर सामने आई। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर के टी शर्ट में दिख रहा। इसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसके बाएं आंख में चोट के निशान दिख रहे हैं। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए एक भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच गया है। डोमिनिका से बुधवार को पकड़े गए चौकसी पर अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कोरोना के दौरान राज्य से वापस बुलाना बताता है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ममता ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए वे प्रधानमंत्री के पैर छूने को तैयार है। हवाई सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी क्योंकि घरेलू हवाई सेवा अब महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। प्लेन की टिकटों के दामों में यह वृद्धि 1 जून से लागू की जाएगी। ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की एक और खेप भारत पहुंची है। इस खेप में 2 लाख खुराक है। यह खेप रविवार सुबह भारत पहुंची। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस बारे में जानकारी दी। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी सफलता मिली है। नागपुर के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया। इसमें 3 घंटे में ही आरटीपीसीआर जितने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच की जा सकेगी। सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को अप्रूवल दे दिया। NEERI ने कहा कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब की मदद करेंगे। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और मरीज के लिए आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 134 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोरोना वैक्सीन के लगाए गए डोज की संख्या 21 करोड़ के पार है। इस दौरान 18 से 44 साल उम्र के 14.15 लाख लोगों को पहला डोज और 9,075 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत के बाद से देश भर में 1.82 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतते हुए 7 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी। हालांकि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ छूट देने की तैयारी चल रही है। इनमें इन हाउस संस्थानों में काम की इजाजत शामिल है। DDMA ने जरूरी सेवाओं में छूट को यथावत रखने की बात कही। वियतनाम में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो हवा में तेजी से फैलता है। ये अन्य देशों में पाए गए कोविड वेरिएंट्स का मिला जुला रूप है। इस बात की जानकारी यहाँ के स्थानीय मीडिया ने दी है। वियतनाम में एक बार फिर वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 6 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 35,47,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 25 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 2 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,463 नई मौत से अब तक 3,25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर गया। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
महाराष्ट्र में 20,295 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,13,000 को पार कर गया है। राज्य में 832 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया है। राज्य में 31,964 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 2,290 और मुंबई में 1,038 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 1,640 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,959 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,995 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,38,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 504 और भोपाल में 324 नए मरीज मिले हैं। इंदौर शहर में 24 घंटे में 473 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। चिंता का विषय यह है कि शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में 500 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे अधिक मरीज सरकारी अस्पताल MYH में भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,437 नए केस मिले। वहीं 64 मरीजों की मौत से अब तक 12,979 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,941 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,11,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,914 पहुंच गया। वहीं रायपुर में 61 और दुर्ग से 58 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो गई। इसमें संक्रमण दर 4% के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2,437 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 64 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 5,941 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 9,11,000 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सूरजपुर जिले में 232 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत 199 अनाश्रित बच्चों को पेंशन राशि का वितरण करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोरोना को नियंत्रण करने के लिए प्रयास में लगे हैं। सीएम ने लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहे। कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना के कड़हा वाले धाम में पूजा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने फिर सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि सिंधिया संकट के इस दौर में सक्रिय हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 लाख गांव में कोरोना के आपदा काल में हर संभव मदद के लिए घर घर पहुंचेगी। साथ ही 50,000 ब्लड यूनिट दान करने का संकल्प भी लिया गया। इस अभियान में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की सहभागिता होगी। भोपाल में कोरोना संक्रमण दर को 0 पर लाने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई। इसके तहत शहर के सभी वार्डों को 5 रंगों में बांटा गया। साथ ही इन वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर अलग अलग प्लान तैयार किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन वार्डों में माइक्रो प्लानिंग की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर इसके परिणाम बेहतर मिले तो आने वाले वक्त में ये प्लानिंग पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए भी नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश अनलॉक होते ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है, ताकि नगरीय निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जमीन मजबूत हो सके। फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि कोविड की वजह से हुई मौतें और पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए पार्टी नगर सत्ता में वापसी कर सकेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया विधानसभा के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को दतिया पुलिस लाइन में बनाया गया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि अब कोरोना महामारी के संकट से उबर रहा है। अब रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं टीके की बर्बादी में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इसे लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को इग्नोर किया। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के निजी निवास तक बनी सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अध्यक्ष ने इस सड़क का निर्माण कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बिना किसी अनुमति के सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करा लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धान नीलामी की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए बनी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम और मंत्री उमेश पटेल समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वर्तमान में धान नीलामी की प्रक्रिया समिति केंद्रों से हो रही है। अब इसे परिवर्तन करते हुए नीलामी संग्रहण केंद्रों से होगी। समिति केंद्रों में अभी 1,57,000 मीट्रिक टन धान है, जिसे ट्रांसपोर्ट कर संग्रहण केंद्रों तक लाया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी निर्देश के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। पखांजूर में तेंदुपत्ता नगद भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक अनूप नाग ने संग्राहकों को नगद भुगतान किया, साथ ही वन प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। रीवा के मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विद्युत विभाग के कार्यालय में मौन धरने पर बैठ गए। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने 67 मांगों वाला पत्र सौंपा। वहीं विधायक ने मऊगंज में पदस्थ डी हरिवंश प्रसाद शुक्ला को हटाने की मांग की। हालांकि मान मनोबल और आश्वासन के बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। सरायपाली के शासकीय मंदिर स्कूल के कुछ भाग पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर विधायक किस्मत नंद ने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा खाली कराने की मांग की। विधायक का आरोप है कि स्कूल के कुछ भाग को बीजेपी के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर ताला जड़ लिया है। मुरैना के जौरा तहसील में एक मेडिकल संचालक के मास्क नहीं पहनने पर एसडीएम ने 5,000 का जुर्माना लगा दिया। वहीं मेडिकल स्टोर को सील करने लगे, जिसे लेकर मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से भी एसडीएम ने अभद्रता की और एसडीएम की गाड़ी के सामने ही धरना प्रदर्शन किया। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के एसपी सूरज सिंह परिहार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को बदल दिया। युवराज तिवारी को गौरेला थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं मरवाई के थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी को पेंड्रा थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी नरेंद्र सिंह को मरवाई का थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं सूबेदार विकास नारंग को यातायात प्रभारी बनाया गया। कोरोना काल में प्रशासन की अनुमति के बिना जांच करना देवड़ा पैथोलॉजी को महंगा पड़ गया। उज्जैन जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी करते हुए पैथोलॉजी को सील कर दिया। इस पैथोलॉजी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। यहां बिना अनुमति के आरटीपीसीआर के अलावा पॉजिटिव मरीजों की जानकारी भी छिपाई जा रही थी। उज्जैन के मुसद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेस को सील कर दिया गया। इसका मालिक ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते रंगों हाथों पकड़ाया था। आरोपी यूपी से इंजेक्शन बनाकर उनकी कालाबाजारी करता था। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना काल में कोरिया जिले में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। मनेंद्रगढ़ के आमा खिरवा इलाके के मुक्तिधाम में अलग अलग जगहों पर कई पीपी किट और मास्क खुले में फेंके गए। इससे पहले भी जिले में इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है। छतरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। साथ ही 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। पुलिस को दुर्गा कॉलोनी में देव व्यापार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर छापामार कार्रवाई की। युवतियां मुंबई और यूपी की हैं। गौरेला पुलिस ने उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जा रहे पिकअप वाहन को 390 किलो गांजा के साथ जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने वाहन चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस की टीम ने पिकअप से गांजा जब्त किया। गुना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध रेत जब्त की गई है। 4 गांव के 22 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। कोरोना काल में भी लंबे समय से खनिज विभाग को शिकायतें मिल रही थी। रायसेन में रेत खदानों का ठेका निरस्त होने के बाद अवैध खनन जोरों पर है। केतोधान और अलीगंज रेत खदान से अवैध रेत खनन जारी है। एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरेली थाने लाकर खड़ा किया गया, जहां खनिज विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। दतिया वन विभाग की टीम ने डांडा गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर कार्रवाई की। गांव में लंबे समय से अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वन विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मिल से आरा मशीन, इंजन और अन्य सामान जब्त किए। खुड़बड़ा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस मास्टरमाइंड निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ने निर्मला को गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या की गई।
भोपाल में सीरियल किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उर्मिला नाम की महिला ने 5 साल पहले प्रेमी देवर मोहन के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पति को घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया और फिर महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी। कबीरधाम के चिल्फी थाना पुलिस को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली। हत्या के आरोप में आमा पानी गांव के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। आरोपियों ने शराब पीने को लेकर विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राज्य पुलिस शराब दुकान के सामने हुए युवक की हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग हैं। बता दें कि 26 मई को अभनपुर थाना क्षेत्र के एक शराब दुकान के सामने आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। नारायणपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मृतक और मुख्य आरोपी एक ही युवती से प्यार करते थे। आरोपी ने दूसरे युवक को लड़की से दूर रहने की कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब युवक नहीं माना तो आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। गौरेला के सालेघोरी में 27 मई को हुए मॉब लिंचिंग में 2 और आरोपी की गिरफ्तारी से अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 27 मई को मवेशी की तस्करी के शक में सूरत के बंजारे की 22 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें 4 अन्य लोग भी घायल थे। सरपंच सहित 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी 14 आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। तखतपुर के खमरिया में एक फार्म हाउस में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिचित के फार्म हाउस में युवती से मिलने गया था, जहां देर रात युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोरमी में पुलिस की उदासीन रवैये के कारण इन दिनों अपराधी सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र के नया बस स्टैंड का है, जहां यात्री प्रतीक्षालय में देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिससे यात्री प्रतीक्षालय में काफी नुकसान हुआ। इस घटना से लोरमी पुलिस ने रात्रि गश्त और नाइट कर्फ्यू की भी पोल खुल गई है। बलरामपुर जिले के बरियो थाना क्षेत्र के बाघीमा ढाबे से गिरफ्तार नक्सली अनिल यादव और उसके सहयोगी की रिमांड 2 दिन बढ़ गई है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को जानने 3 दिन की रिमांड ली गई, लेकिन पूछताछ पूरी नहीं होने पर 2 दिन और रिमांड बढ़ाने की पुलिस की मांग को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। शाजापुर के समकोटा की सरकारी शराब दुकान में चाकू दिखाकर शराब की पेटी लूटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने देर रात शराब के वेयर हाउस में धावा बोल दिया, जहां आरोपियों ने चौकीदार को चाकू दिखाकर शराब की पेटियां लेकर भाग गए। घटना की सूचना के बाद लाल घाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर के धरसेड़ी में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। 14 घंटे से रेस्क्यू के बाद एक मजदूर का शव बाहर निकाला गया। बाकी 2 और मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। खरगोन के महेश्वर में बेमौसम बारिश से मातमोड़ की खराड़ी नदी में बाढ़ आ गई। नदी में पुल पार करते एक ही परिवार के 3 लोग बाइक सहित बह गए। इनमें से बाइक सवार मुखिया ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन नदी के तेज बहाव में वही मां बेटी में से बेटी का शव मिला। वही महिला की तलाश की जा रही है। अभिनेता सोनू सूद ने होशंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी को धन्यवाद किया। दरअसल सोनू सूद की टीम ने कोरोना मरीज की सहायता करने के लिए डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी से वेंटिलेटर की मदद मांगी थी, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने मरीज को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था। इसके बाद सोनू सूद ने वीडियो कॉल के जरिए डिप्टी कलेक्टर को धन्यवाद दिया। बसना की नीलांचल सेवा समिति कोरोना संक्रमित लोगों के लिए फरिश्ता बनकर दिन रात सेवा में लगी हुई है। समिति शासकीय कोविड सेंटर और अस्पतालों में ऑक्सीजन मशीन, मरीजों के लिए भोजन और असहाय लोगों के लिए मुफ्त में दवाई दे रही है। साथ ही दूसरे लोगों को भी सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। चंबल अंचल में तिलहन फसलों के हाइब्रिड बीज विकसित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय बीज निगम का एक नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा। इस योजना को लेकर दिल्ली से आई टीम ने मुरैना की जौरा तहसील में जमीन का निरीक्षण कर पसंद किया, जिसकी और अधिक जानकारी दिल्ली भेजी जा रही है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मंडला में कोतवाली पुलिस ने नगर के फल और सब्जी के ठेले लगाने वालों को ठंडे पानी का वितरण किया। इस दौरान कोतवाली टीआई और एसडीओपी ने एक बुजुर्ग सब्जी वाली की पूरी सब्जियां खरीद ली। टीआई ने बताया कि महिला का एक बेटा है जो कमाई करने में असमर्थ है, इसलिए बुजुर्ग महिला सब्जी बेचकर परिवार चलाती है। भिंड में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करेगा। साथ ही सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हेमंत कटारे के गांव मैनपुर में इसे किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि आज जल थल नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों ने भी लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। पूरे देश में को उन पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। काफी प्लांट पूर्वी हिस्सों में जहां से इसे पहुंचाने में दिक्कत आती है। इसमें हमारे टैंकर और ट्रेन ड्राइवर्स ने भी आगे आकर देश के लिए अपने कर्तव्य को निभाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के जल्द भारत प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के मुताबिक भारत ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिका सरकार को चोकसी के प्रत्यर्पण के दस्तावेज भेजे हैं। हालांकि चोकसी को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई है। सलाखों के पीछे कैद चोकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसके बाएं हाथ में चोट के निशान दिख रहे हैं। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नाकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो गए। देश भुगत रहा क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी 11.3% हो गई। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 और सरसों का तेल 200 रुपए के पार हो चुका है। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। कोरोना से कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। उन बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें उन बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई जिससे भविष्य उनका बेहतर हो सकेगा। कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए मुफ्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर फंड से देगी। साथ ही बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की हैं जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया। ऐसे परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भद्रक, जगत सिंह और केंद्रपाड़ा जिलों का सर्वे किया। इससे पहले पीएम मोदी ने भी हवाई सर्वे किया था और भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक के साथ मीटिंग की थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कोरोना के दौरान राज्य से वापस बुलाना बताता है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ममता ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए वे प्रधानमंत्री के पैर छूने को तैयार है। हवाई सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी क्योंकि घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। प्लेन के टिकटों के दामों में यह वृद्धि 1 जून से की जाएगी। ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की एक और खेप भारत पहुंची है। इस खेप में 2 लाख खुराक है। ये खेप रविवार सुबह भारत पहुंची। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी सफलता मिली है। नागपुर के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया। इससे 3 घंटे में ही आरटीपीसीआर जितने सटीक नतीजे मिलेंगे। इससे सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच की जाएगी। सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को इसे अप्रूवल दे दिया। NEERI ने कहा कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स में मदद करेंगे। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और मरीज के लिए आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 134 दिन हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोरोना वैक्सीन के लगाए गए डोज की संख्या 21 करोड़ के पार है। इस दौरान 18 से 44 साल उम्र के 14.15 लाख लोगों को पहला डोज और 9075 को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत के बाद से देश भर में 1.82 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया।
महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतते हुए 7 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी। हालांकि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ छूट देने की तैयारी चल रही है। इसमें इन हाउस संस्थानों में काम की इजाजत शामिल है। डीडीएमए ने जरूरी सेवाओं में छूट को यथावत रखने की बात कही है। वियतनाम में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला जो हवा में तेजी से फैलता है। ये अन्य देशों में पाए गए कोविड वेरिएंट्स का मिला जुला रूप है। इस बात की जानकारी यहां के स्थानीय मीडिया ने दी। वियतनाम में एक बार फिर वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 6 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 35,47,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 25 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया। वही 3,463 नई मौत से अब तक 3,25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर गया। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 20,295 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,13,000 को पार कर गया। राज्य में 832 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया। राज्य में 31,964 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। पुणे में 2,290 और मुंबई में 1,038 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 1,640 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,959 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,995 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,38,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 504 और भोपाल में 324 नए मरीज सामने आए। इंदौर शहर में 24 घंटे में 473 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। चिंता का विषय यह है कि शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 500 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे अधिक मरीज सरकारी अस्पताल MYH में भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,437 नए केस मिले। यहाँ 64 मरीजों की मौत से अब तक 12,979 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,941 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,11,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,914 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 61 और दुर्ग में 58 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। इससे संक्रमण दर 4% के नीचे पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 2,437 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 64 मरीजों की मौत हुई। राज्य में 5,941 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 9,11,000 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सूरजपुर जिले में 232 नए केस सामने आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत 199 अनाश्रित बच्चों को पेंशन राशि का वितरण करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य में भी शामिल होंगे। एमपी में अनलॉक को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की अहम बैठक हो रही है, जिसमें नए गाइडलाइन को लेकर चर्चा होगी। 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों को ज्यादा छूट मिली है। हालांकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और मॉल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोरोना को नियंत्रण करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम ने लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहे। कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना के कड़ाहा वाले धाम में पूजा की। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने फिर सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। ग्वालियर में से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि सिंधिया संकट के इस दौर में सक्रिय हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश अनलॉक को होते ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है, ताकि नगरीय निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जमीन मजबूत हो सके। फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि कोविड की वजह से हुई मौतों और पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए पार्टी नगर सत्ता में वापसी कर सकेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया विधानसभा के दौरे पर। उन्होंने शनिवार को दतिया पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि अब कोरोना महामारी के संकट से उबर रहे हैं। अब रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के निजी निवास तक बनी सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अध्यक्ष ने इस सड़क का निर्माण कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बिना किसी की अनुमति के सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करा लिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धान नीलामी की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम और मंत्री उमेश पटेल, संबंधित विभागों के अधिकारी इसमें शामिल रहे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वर्तमान में धान नीलामी की प्रक्रिया समिति केंद्रों से हो रही है। अब इसे परिवर्तित करते हुए नीलामी संग्रहण केंद्रों से होगी। समिति केंद्रों में अभी 1,57,000 मीट्रिक टन धान है, जिसे ट्रांसपोर्ट कर संग्रहण केंद्रों तक लाया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत करीब 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। रीवा के मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विद्युत विभाग के कार्यालय में मौन धरने पर बैठ गए। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने 67 मांगों वाला पत्र सौंपा। विधायक ने मऊगंज में पदस्थ डी हरिवंश प्रसाद शुक्ला को हटाने की मांग की। हालांकि मान मनोबल और आश्वासन के बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। सरायपाली के शासकीय मंदिर स्कूल के कुछ भाग पर अवैध रूप से कब्जा को लेकर विधायक किस्मत नंद ने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा खाली कराने की मांग की। विधायक का आरोप है कि स्कूल के कुछ भाग को बीजेपी के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर ताला जड़ दिया है। मुरैना के जौरा तहसील में एक मेडिकल संचालक के मास्क नहीं पहनने पर एसडीएम ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं मेडिकल स्टोर को सील करने लगे, जिसे लेकर मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से भी एसडीएम ने अभद्रता कर दी और एसडीएम की गाड़ी के सामने ही धरना प्रदर्शन कर दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी सूरज सिंह परिहार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को बदल दिया। युवराज तिवारी को गौरेला थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं मरवाही के थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी को पेंड्रा थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी नरेंद्र सिंह को मरवाही का थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं सूबेदार विकास नारंग को यातायात प्रभारी बनाया गया। कोरोना काल में प्रशासन की अनुमति के बिना जांच करना देवड़ा पैथोलॉजी को महंगा पड़ गया। उज्जैन जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी करते हुए पैथोलॉजी को सील कर दिया। इस पैथोलॉजी की लगातार शिकायत मिल रही थी। यहां बिना अनुमति के आरटीपीसीआर के अलावा पॉजिटिव मरीजों की जानकारी छिपाई जा रही थी। उज्जैन के मुसद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेस को सील कर दिया गया। इसका मालिक ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते रंगे हाथों पकड़ाया था। आरोपी यूपी से इंजेक्शन बनाकर उनकी कालाबाजारी करता था। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना काल में कोरिया जिले में एक बार फिर लापरवाही सामने आई। मनेन्द्रगढ़ की आमा खीरवा इलाके के मुक्तिधाम में अलग अलग जगहों पर कई पीपीई किट और मास्क खुले में फेंके गए। इससे पहले भी जिले में इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है। छतरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। साथ ही 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। पुलिस को दुर्गा कॉलोनी में देह व्यापार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर छापामार कार्रवाई की। युवतियां मुंबई और यूपी की हैं। गौरेला पुलिस ने ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे पिकअप वाहन को 390 किलो गांजा के साथ जब्त किया। साथ ही पुलिस ने वाहन चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस की टीम ने पिकअप से गांजा जब्त किया है। गुना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध रेत जब्त की गई है। 4 गांव के 22 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। कोरोना काल में भी लंबे समय से खनिज विभाग को शिकायतें मिल रही थी। रायसेन में रेत खदानों का ठेका निरस्त होने के बाद अवैध उत्खनन जोरों पर है। केतोघान और अलीगंज रेत खदान से अवैध रेत खनन जारी है। एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरेली थाने लाकर खड़ा किया गया, जहां खनिज विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। दतिया वन विभाग की टीम ने डांडा गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर कार्रवाई की। गांव में लंबे समय से अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वन विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मिल से आरा मशीन, इंजन और अन्य सामान जब्त किया। उज्जैन में 2 गुटों के विवाद में एक युवक की डंडे से जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। दरअसल पशुपालन को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद युवक को घेरकर उसकी पिटाई कर दी गई। खुड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने मास्टरमाइंड निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ने निर्मला को गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या हुई थी।
भोपाल में सीरियल किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ और मीरा नाम की महिला ने 5 साल पहले प्रेमी देवर मोहन के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पति को घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और फिर महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर देवर की भी हत्या कर दी। कबीरधाम के चिल्फी थाना पुलिस को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली है। हत्या के आरोप में आबापानी गांव के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राज्य में पुलिस शराब दुकान के सामने हुए युवक की हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग हैं। बता दें कि 26 मई को अभनपुर थाना क्षेत्र की एक शराब दुकान के सामने आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। नारायणपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मृतक और मुख्य आरोपी एक ही युवती से प्यार करते थे। आरोपी ने दूसरे युवक को लड़की से दूर रहने की कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब युवक नहीं माना तो आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। गौरेला के साले गोरी में 27 मई को हुए मॉब लिंचिंग में 2 आरोपी की गिरफ्तारी से अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 27 मई को मवेशी तस्करी के शक में मध्य प्रदेश के सूरत बंजारी की 22 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसमें 4 अन्य लोग भी घायल हुए थे। सरपंच सहित 6 लोग पहले ही अरेस्ट हो गए थे। बाकी 14 आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बलरामपुर जिले के बारियो थाना क्षेत्र के बाघीमा ढाबे से गिरफ्तार नक्सली अनिल यादव और उसके सहयोगी के रिमांड 2 दिन बढ़ गई है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को जानने 3 दिन का रिमांड ले गई थी, लेकिन पुलिस पूछताछ पूरी नहीं होने पर 2 दिन और रिमांड बढ़ाने की पुलिस की मांग को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तखतपुर के खमरिया में एक फार्म हाउस में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिचित के फार्म हाउस में युवती से मिलने गया था, जहां देर रात युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोरमी में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण इन दिनों अपराधी सक्रिय हैं। ताजा मामला लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र के नया बस स्टैंड का सामने आया, जहां यात्री प्रतीक्षालय में देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिससे यात्री प्रतीक्षालय में काफी नुकसान हुआ। इस घटना से लोरमी पुलिस के रात्रि गश्त और नाइट कर्फ्यू की पोल खुल गई। शाहजहांपुर के समकोटा की सरकारी शराब दुकान में चाकू दिखाकर शराब की पेटी लूटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने देर रात शराब के वेयर हाउस में धावा बोल दिया, जहां आरोपियों ने चौकीदार को चाकू दिखाकर शराब की पेटियां लेकर भाग गए। घटना की सूचना के बाद लाल घाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर के धरसेड़ी में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। 14 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक मजदूर का शव बाहर निकाला गया। बाकी 2 और मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। खरगोन के महेश्वर में बेमौसम बारिश से बातमोर की कराड़ी नदी में बाढ़ आ गई। नदी में पुल पार करते ही परिवार के 3 लोग बाइक सहित बह गए। इनमें से बाइक सवार मुखिया ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन नदी के तेज बहाव में वही मां बेटी में से बेटी का शव मिल गया। वहीं महिला की तलाश की जा रही है। फिंगेश्वर के ग्राम लोहरसी में बीती रात 2 घरों में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। इस आगजनी में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। रात 11:30 बजे आग लगते ही घर में सोए 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। टिकरापारा के समारू साहू और हेमंत तारक के घर में आग लगाई गई। बहरहाल बांजुका पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। सूरजपुर के डेडरी में बन रहे रेहर एनीकट का एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बारिश से पहले अगर नहीं सुधारा गया तो गेट पानी के दबाव को नहीं झेल पाएगा। बता दें कि 2017 में रेड नदी पर लगभग 24 करोड़ की लागत से इस एनीकट का निर्माण हुआ था। अभिनेता सोनू सूद ने होशंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी को धन्यवाद किया। दरअसल सोनू सूद की टीम ने कोरोना मरीज की सहायता करने के लिए डिप्टी कलेक्टर भारती से वेंटिलेटर की मदद मांगी थी, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने मरीज को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था। इसके बाद सोनू सूद ने वीडियो कॉल के जरिए डिप्टी कलेक्टर को धन्यवाद दिया। बसना की नीलांचल सेवा समिति कोरोना संक्रमित लोगों के लिए फरिश्ता बनकर दिन रात सेवा में लगी हुई है। समिति शासकीय कोविड सेंटर और अस्पतालों में ऑक्सीजन मशीन, मरीजों के लिए भोजन और असहाय लोगों के लिए मुफ्त में दवाई दे रही है। साथ ही दूसरे लोगों की भी सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चंबल अंचल में तिलहन फसलों के हाइब्रिड बीज विकसित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय बीज निगम ने एक नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना को लेकर दिल्ली से आई टीम ने मुरैना की जौरा तहसील में जमीन का निरीक्षण कर पसंद किया, जिसकी और अधिक जानकारी दिल्ली भेजी जा रही। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मंडला में कोतवाली पुलिस ने नगर के फल और सब्जी ठेला लगाने वालों को ठंडे पानी का वितरण किया। इस दौरान कोतवाली टीआई और एसडीओपी ने एक बुजुर्ग सब्जी वाली की पूरी सब्जियां खरीद ली। टीआई ने बताया कि महिला का एक बेटा है जो कमाई करने में समर्थ है, इसलिए बुजुर्ग महिला सब्जी बेचकर परिवार चलाती है।
धान की खेती के लिए जांजगीर चांपा जिला चर्चित है। अब जिले के किसान ब्लैक राइस की खेती बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जिले में इस साल 25 हेक्टेयर में ब्लैक राइस की खेती की गई। बाल खरोदा क्षेत्र के कटारी गांव के किसान राधेश्याम चंद्रा ने बताया कि इस खेती से उन्हें अच्छा लाभ मिला।